हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो चर्चा कर रहे थे हम कल जाते जाते एक प्रिंसिपल पर, नाम है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेटा इस प्रिंसिपल में ना मैं अपनी तरफ से काफ़ी सारा लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से रहो। ये क्या था? इंडिविजुअलिज्म तो बता आप दूसरी बात द कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि भैया इंटरनल कंपटीशन करने से पहले से खिलाफ कुछ नहीं आता। मैं कल बोला था ठीक है ना? और शुरुआत कर दो कि कंपटीशन करना है। अभी छोटे फ्रेम शुरू हो जाएंगे कि पढ़ाई में कंपटीशन करना है। कल पूछेगा फोन करके, हाँ भाई कितना कर लिया, कितना? अभी तो सो के उठा मैं, चाहे पढ़ते हुए 4 घंटे हो गए हो। तो वो इंटरनल कंपटीशन से सिर्फ जेलसी आती है और कुछ नहीं आता। तो टेलर कहता है इंटरनल कंपटीशन नहीं करना, इसको कॉपरेशन से रिप्लेस कर दो। याद है बात? तीसरी बात, जब आई टू वी की बात हो गई, यहीं से एक और बात निकली कि डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेशन देना है, उनको एक फीलिंग ऑफ ऑनरशिप देनी है। बाबू सारे डिसीजन पहले टॉप लेवल लेता था। टेलर का कहना ऐसा है कि टॉप लेवल सारे डिसीजन मेकिंग आप नहीं लोगे, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग एम्प्लॉइज से भी कराओ, उनको फीलिंग ऑफ ऑनरशिप दो, उनको लगना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है जी। चौथी सबसे काम की बात जो पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होती है, नोट्स में नहीं लिखी गई, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट आपको आपके कान बंद नहीं करने जब एम्प्लॉइज सजेशन दे रहे हैं। मैंने कल एक बात बोली थी, इन्फोसिस कंपनी में 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं बेटा। टेलर का कहना है इतने सारे एम्प्लॉय, एक एक सजेशन मांग लो सबसे, एक एक कितने सजेशन आएंगे? 2.5 लाख। भाई 1% काम के होंगे, छोड़ो 0.1% तो काम के होंगे, छोड़ो 0.01% तो काम के होंगे, अरे 2.5 लाख में से 25 तो काम के होंगे। बेटा आप ना ग्राउंड पर जाकर भी नहीं देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत सुपीरियर हो, पर आपके पास समय ही नहीं होता ग्राउंड पर जाके देखने का कि एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है। पर एम्प्लॉय सारा दिन बेटा प्रोडक्शन फ्लोर पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। वो जो सजेशन दे सकते हैं ना टॉप लेवल, कभी जन्मों जन्मों तक नहीं सोच सकता। शायद उन 25 सजेशन में से कोई सजेशन ऐसा हो जो आपकी कॉस्ट को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम कर दे, जो आपका टाइम बहुत बचा दे, कोई ऐसा सजेशन हो बड़ा काम का। तो टेलर का कहना ऐसा है, आप टॉप लेवल पे सिर्फ 12 लोग हो, आप इतना कभी नहीं सोच पाओगे जितना 2.5 लाख लोग सोच सकते हैं। तो आपको उनसे सजेशन इनवाइट करने हैं हमेशा, अपने एम्प्लॉइज से। 4 बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
जब बेटा आई टू वी वाली बात टेलर ने कही तो इससे फिफ्थ बात बड़ी ही खतरनाक निकली, मतलब आपकी सोच के भी बियॉन्ड निकली होगी। मैं बोलने जा रहा हूँ अब, जो टेलर ने कहा, कहता है देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट। मतलब देखो नॉर्मली होता क्या है बेटा, नॉर्मली टॉप लेवल की अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास होती है, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, वर्कर के पास होती है। टेलर कहता है जब हमने आई को वी से रिप्लेस कर दिया, जब टॉप लेवल कुछ है ही नहीं, तो देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट, कि जितनी तुम्हारी पावर है उतनी पावर इनको दे दो, और जितनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी जिम्मेदारियां तुम ले लो। पावर भी शेयर कर दो वर्कर के साथ। हाँ मैं ना, मैं तो हो ही नहीं कुछ, समझ में आई बात। आखिरी की दो बातों से सबसे ज्यादा केस स्टडी आएंगी, कंफर्म है मुझे बात, ठीक है जी। अब वो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, शुरू की ये तीन बातें शायद आपको नोट्स में दिखाई दे सकती हैं, ये दो तो कंफर्म है। अगर आप कहोगे तो मैं 5 लिखवा दूंगा, एक बार आप नोट्स पढ़कर देख लो, मुझे बता दो कितनी लिखूँ, बाकी तो मुझे लिखवानी है 4 बताओ कितनी लिखवाऊँ, फटाफट से नोट्स पढ़ो। कोई नोट्स एक्स्ट्रा बने बेटा। सेकंड और थर्ड पॉइंट मिल गया, द फीलिंग ऑफ इंटरनल कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। थर्ड पॉइंट भी लिख दिया, एम्प्लॉइज शुड बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मस्ट टेक एक्टिव पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। ऐसा कुछ पॉइंट मिला आपको? फर्स्ट पॉइंट पर नहीं मिला, फोर्थ भी नहीं मिला, फिफ्थ भी नहीं मिला, लिखेंगे, ठीक है जी। लो लिखो। मैं पॉइंट नंबर 2 ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करो, फिर 4 प्रिंसिपल हो रहे हैं अभी आज बेटा। फिफ्थ प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल का नाम है, सबसे छोटा प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बाबू आराम से समझेंगे एक एक मतलब, ठीक है ना। अब आदित्य आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और दिवेश आपको, ठीक है। अब आराम से सुनना शुरू कर देना बेटा। इस पूरे चैप्टर में जब भी 2 वर्ड आए, चाहे वर्ड आए पर्सन चाहे वर्ड आए मैन, हमेशा उसका एक ही मतलब होगा एम्प्लॉइज। जब भी जिस मर्जी हेडिंग में जिस मर्जी जगह अगर इस पूरे चैप्टर में वर्ड आ गया पर्सन या मैन,
उसका मतलब एम्प्लॉय से। ठीक है जी। अब हेडिंग बताओ क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन था, अब मैंने कर दिया नोट्स में जो लिखा हुआ है मैं पर्सन, वही पर्सन बोर्ड्स में लिख के आना, एम्प्लॉय मत लिखाना, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो लिखेंगे क्या? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब बेटा टेलर का कहना बड़ा सिंपल सा है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डेवलप कर दो। ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डेवलप कर दो। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों, क्या जरूरत है उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डेवलप करने की? तो बेटा मुद्दा ये है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, अपने आप में कोई इंसान है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी डायरेक्टली लिंक्ड होती है उसके एम्प्लॉय की कैपेसिटी से। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी तो कोई कैपेसिटी नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसकी कैपेसिटी किससे लिंक है? उसके एम्प्लॉय की कैपेसिटी से। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करेगा तो इनडायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही हो। भैया ऑर्गेनाइजेशन की तो कोई कैपेसिटी नहीं है। अगर हर एम्प्लॉय, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख एम्प्लॉय है, हर एक मैक्सिमम काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रही है। तो टेलर का कहना बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी डायरेक्टली लिंक्ड होती है एम्प्लॉय की कैपेसिटी और एफिशिएंसी पर। वो कहता है हर एम्प्लॉय को मैक्सिमम कैपेसिटी तक डेवलप कर दो, और उसने ये भी बताया कि कैसे डेवलप हो सकते हैं, नहीं तो आप देखते रहो अभी प्रिंसिपल पूरा नहीं हुआ। उसने ये भी बताया कि कैसे एम्प्लॉय मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम कैपेसिटी तक काम कर सकता है। कैसे? कहता है स्टेप शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कहता है अगर आप चाहते हो ना एम्प्लॉय मैक्सिमम एफिशिएंसी तक काम करे, स्टेप शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कहता है सिलेक्शन के दिन से ही शुरू हो जाना, जिस दिन एम्प्लॉय का इंटरव्यू चल रहा होता है, सिलेक्शन करना होता है। कहता है साइंटिफिक सिलेक्शन करना, साइंटिफिक सिलेक्शन करो, साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, वो कंफर्म्ड है मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जाएगा। पर होता क्या ऑर्गेनाइजेशन में, जिस दिन सिलेक्शन का दिन होता है, इंटरव्यू का दिन होता है, मिनिस्टर साहब की कॉल आ जाती है, एक बंदा मेरा लगा हुआ है लाइन में, इसका सिलेक्शन कंफर्म करना है, और हम क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। बेटा जो इंसान सोर्स पर आया है वो कभी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक काम करेगा ही नहीं। उसको पता है जब सोर्स एक बार चल सकती है तो बार बार चल सकती है, जिस दिन निकालना चाहेंगे उस दिन फिर सोर्स लगाता हूँ। तो वो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉय मैक्सिमम एफिशिएंसी तक काम करे तो स्टेप्स शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक, और सिलेक्शन के बाद बेटा जो ट्रेनिंग देनी है वो भी साइंटिफिक देनी है। जब आप इतना कर लोगे तो देखना एम्प्लॉय मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जाएगा ही जाएगा, और अगर वो जाएगा तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन भी जाएगी। अरे बड़ा साइंटिफिक आदमी है भाई, एक एक बात, एक एक कदम फूक फूक के रखता है, एक एक बात इतनी तगड़ी बोल रखी है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को, पढ़ने का मौका दूंगा लेकिन 2 प्रिंसिपल के बाद, मतलब एक हो गया, एक और कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। ठीक है जी बाबू, जितने प्रिंसिपल थे टेलर के वो तो खत्म हो गए, अब बचती हैं 7 टेक्निक। 7 में से मैं सोचता हूँ 3 और हो जानी चाहिए, और हो भी जाएंगी आज 3 और, ठीक है ना, बाकी देखेंगे कल। ठीक है जी, मैं टेक्निक शुरू कर रहा हूँ बेटा। 4th नंबर पर लिखी गई है मोशन स्टडी। ठीक है जी, 4th नंबर पर अगर आप देखोगे तो टेक्निक लिखी गई है मोशन स्टडी। सीक्वेंस से नहीं करा रहा, मुझे पता है कि सीक्वेंस से कराना है, आपको जब जैसा अच्छे से समझ में है वैसा करा। ठीक है जी, चलो जी समझते हैं बेटा ये टेक्निक क्या कहती है। बेटा मोशन स्टडी जो है वो एम्प्लॉय के मूवमेंट की स्टडी है। टेलर कहता है एम्प्लॉय जितने भी मूवमेंट करता है
उसको आप दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। अभी नोट्स नहीं पढ़ने, अभी मेरे को देखना है। टेलर कहता है एम्प्लॉय जितने भी मूवमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको आप दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। वन इज प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड अदर वन इज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होते हैं? विच रिजल्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो मूवमेंट जिनसे गुड्स और सर्विस बनेगा वो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है। और बहुत सारे होते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट विच रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का समय बर्बाद करने के लिए किए जाते हैं। एम्प्लॉइज को देखा है कभी? मैं कहता हूँ ज़्यादा दूर मत जाओ। घर पे कभी लेबर लगी है, कंस्ट्रक्शन कराई है, कुछ भी एक छोटा सा कमरा भी डलवाना हो तो उन्होंने पक्का बता दिया होगा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होता है। क्या करते हैं बेटा? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद कहीं भी बैठ जाएंगे, बीड़ी पीनी शुरू, गुटखा खाना शुरू, या जान के अगर आप देखोगे कई बार अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं। पता है ना आपको, लंच टाइम 5-7-10 मिनट एक्सटेंड, चाय पिलाने गए आप 5-7 मिनट उसमें बर्बाद। ये सब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट और हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में। टेलर का कहना है ट्राई टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। सर ऑर्गेनाइजेशन में मान लो रोज का एम्प्लॉय आधा घंटा खराब करता है, वो कहता है ट्राई टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अगर आधा घंटा बचाने की कोशिश करो, खत्म तो नहीं हो सकता, मैं पक्का मानता हूँ, बचाने की कोशिश करो। सर अगर इस आधे घंटे में से 15 मिनट भी प्रोडक्टिव निकल गए ना, तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन सोचो जिसमें लाख लाख एम्प्लॉय है, हर एक के 15 मिनट अगर प्रोडक्टिव निकल गए, सर 1 लाख एम्प्लॉय और सबके 15 मिनट अगर आपने प्रोडक्टिव कन्वर्ट कर दिए तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, ये सोच कर देखो। ऐसे ही साइंटिफिक आदमी नहीं है, बातें इतनी तगड़ी तगड़ी कर रखी है इसने। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट का और क्लैरिटी के लिए। मान लो एक टीचर है आपके स्कूल में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, वो 11th क्लास को भी पढ़ाती है और 12th को भी पढ़ाती है, जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। बट 11th क्लास कहाँ पर है बेटा? आपके स्कूल में 2nd फ्लोर पर है, और ग्राउंड फ्लोर पर है बेटा 12th क्लास, ठीक है। उसका फर्स्ट पीरियड 11th क्लास में होता है। क्या होता है बेटा? बेल बजी फर्स्ट पीरियड की, रिसेप्शन या स्टाफ रूम से निकली टीचर, 2 फ्लोर चढ़कर ऊपर गई, 2 फ्लोर चढ़कर, रास्ते में जो कुछ मिला गुड मॉर्निंग वो तो सब चलता रहा। जो दूसरी टीचर्स मिली उनके साथ 1-2 मिनट गप्पे हाँक के वो तो सब चलेगा ही चलेगा। टीचर पहुंची 4 मिनट लेट। सर आपको पता है क्या है? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। पहला पीरियड खत्म हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे वापस आना, उसकी 12th क्लास ग्राउंड फ्लोर पर है, फिर 2 फ्लोर टापती हुई आएगी वो, रास्ते में जो कुछ मिलेगा वो गुड मॉर्निंग वो गुड आफ्टरनून वो सब तो चलना ही चलना है, किसी से गप्पे हाँकने वो सब रास्ते में हाँक के जाएंगे और वापस 4 मिनट फिर लेट बची। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ट्राई टू एलिमिनेट दीज मूवमेंट्स, ये टेलर का कहना है। मेरा ख्याल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स क्या होता है। क्या एलिमिनेट हो सकते हैं? सर हो सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें पक्का हो सकता है। दोनों क्लासेस को एक फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया जाए बहुत कुछ हो जाएगा। चलो एक फ्लोर पे नहीं, एक फ्लोर का गैप हो उससे बहुत कुछ हो जाएगा। और कुछ नहीं, जो फर्स्ट पीरियड 11th क्लास को देते थे वो 12th को दे दो, तभी भी बहुत कुछ हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे रह जाएगी टीचर, वहाँ तो टाइम बच जाएगा। अगर अगला पीरियड मेरी 11th क्लास में चली गई, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो सर एलिमिनेट हो सकते हैं, मैं कहता हूँ 100% नहीं, कम तो हो सकता है, वो तो करो। समझ में आया बेटा मोशन स्टडी क्या है? एक बार फटाफट से दोनों हेडिंग पढ़कर बताओ। सब सही चल रहा है बेटा? नेक्स्ट टेक्निक लिखी गई है मोशन स्टडी के बाद, 5th टेक्निक टाइम स्टडी, ठीक है जी। अगेन आपको सच में पता लग जाएगा आदमी बड़ा खतरनाक है जब उसकी टेक्निक सुन लोगे। बहुत ही मजेदार, सुनना और समझना ढंग से। बेटा टाइम स्टडी का एम गोल एक ही है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि स्टैंडर्ड टाइम क्या रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
बाबू हमें एक स्टैंडर्ड टाइम बताना है कि इतने टाइम में इतनी यूनिट प्रोड्यूस हो जानी चाहिए अपने सभी एम्प्लॉइज को, वो कैसे डिसाइड करें कि स्टैंडर्ड टाइम क्या हो, ये स्टडी का गोल है। तो टेलर ने क्या सजेस्ट करा वो सुनना, मजा ही आ जाएगा आपको सुन के। टेलर कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो काफ़ी एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो एवरेजली काम करते हैं और इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो बिलो एवरेज काम करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा ऐसा एम्प्लॉय, जितनी मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, जितनी मर्जी छोटी, एक एवरेज वर्कमैन मिलेगा, एक बिलो एवरेज काम करने वाला वर्कमैन भी मिलेगा, और एक अबव एवरेज काम करने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कमैन भी मिलेगा। टेलर कहता है आपको एक एवरेज वर्कमैन को देखना है और उसकी भी सेवरल रीडिंग्स लेनी है। मतलब टेलर कहता है स्टॉप वॉच लेकर बैठ जाओ एक एवरेज वर्कमैन के आसपास, स्टॉप वॉच ऑन करी, 1 घंटे तक उसको ऑब्जर्व किया, देखा कि कितनी यूनिट उसने प्रोड्यूस कर ली। आज आपने देखा कि उसने 50 यूनिट बना ली। कहता है एक बार में कोई भी चीज़ डिटरमाइन मत कर देना, एक ही बारी में स्टैंडर्ड टाइम मत दे देना। कहता वेट फॉर सम मिनट, वेट फॉर सम टाइम, और पहुंच जाओ दोबारा उसके पास। 1 घंटा उसको ऑब्जर्व किया, आज हो सके तो आज, नहीं तो छोड़ो, आज इग्नोर करो, 2-3 दिन बाद फिर पहुंच गए, स्टॉप वॉच लेके आज फिर 1 घंटा उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लो, कितने यूनिट बना रहे 1 घंटे में। आज उसने 55 बना ली, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं, एक रीडिंग या 2 रीडिंग से कुछ नहीं होगा, टेक सेवरल रीडिंग्स। 3-4 दिन बाद फिर पहुंच गए, फिर स्टॉप वॉच ऑन करी, आज उसने 45 ही बनाई। तो एवरेज समझ में आ रही है कि वो 50 यूनिट बना रहा है। कई बार देख लिया आपने वो 50 यूनिट हर 1 घंटे में बना लेता है। कहता है डिटरमाइन इट टू बी द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है इसको फिक्स कर दो स्टैंडर्ड टाइम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब एक एवरेज वर्कमैन इतना काम कर रहा है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उतना तो कर ही सकता है, और बिलो एवरेज को भी उतना करना ही चाहिए। इस स्टडी का सिर्फ एक ही एम है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, और कैसे निकालना है समझा दिया मैंने। समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली कैसे स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होगा? कुछ कह रहा देते? अच्छा तो वो फटाफट से पढ़कर बताना जरा टाइम स्टडी। मोशन स्टडी से पहले 3rd नंबर पर एक टेक्निक दी गई है, टेक्निक का नाम है मेथड स्टडी। ठीक है जी, आराम से समझना, अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। बेटा ये टेक्निक क्या कहती है मेथड स्टडी? ये कहती है बेटा किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी भी काम को करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, चूज द बेस्ट मेथड आउट ऑफ इट। कहता है ये एक काम को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं हो सकता, और आपको क्या करना है बेटा, चूज द बेस्ट मेथड आउट ऑफ इट, और आपको उसमें से बेस्ट चूज करना है। तो वो एक बात बताओ, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि इस बार अपने सेल्स को 10% से इंक्रीज करना है। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, पिछली बार हमने 50 लाख यूनिट बेची हैं, इस बार हमारा एम है कि हम 55 लाख यूनिट बेचना चाहते हैं। एक बात बताओ, सेल बढ़ाने का कोई एक ही तरीका होता होगा क्या? आप बताओ, यहाँ से आपको घंटा घर जाना है, एक ही रास्ता है? किसी भी काम को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। अब सेल बढ़ाने का कोई एक मेथड तो नहीं हो सकता है आप भी मुझे सजेस्ट कर दो 4-5। एक बात बताओ, मुझे सेल बढ़ानी है, मैंने एक तरीका चूज कर लिया, एक मेथड चूज कर लिया, अगर मैं ऐड पे पैसे खर्चूंगा तो पक्का सेल बढ़ेगी, टीवी ऐड करूंगा पक्का सेल बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक रास्ता हो सकता है। मैंने एक और मेथड भी चूज कर दिया कि अगर मैं पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालूंगा तो पक्का सेल कहीं ना कहीं तब भी बढ़ेगी। पर्सनल सेलिंग एफर्ट का मतलब डोर टू डोर सेल्स में बेचूंगा, सेल ये भी कुछ ना कुछ ले आएंगे, पक्की बात है। एक और तरीका भी हो सकता है सेल बढ़ाने का, खाली यही दोनों तरीके नहीं हो सकते। सीजनली डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दो, हर कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना शुरू कर दो, डिस्काउंट के लालच में लोग थोड़ा ज्यादा बाय करते हैं, सेल ये भी बढ़ा देगा। तो बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती? मैंने एक और तरीका भी ढूंढ लिया, प्रोडक्शन लाइन में एडिशन कर दो, एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन। अभी तक मेरी कंपनी
अभी तक मेरी कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती थी, मैंने कहा प्रोडक्शन लाइन बढ़ा दो, 2 प्रोडक्ट और बनाने शुरू कर दो, 4 प्रोडक्ट कर दो, कहीं ना कहीं उन 2 प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ सेल निकलेगी, सेल बढ़ेगी इससे। मान लो एक काम को करने के मैंने 4 तरीके ढूंढ लिए। टेलर कहता है चूज द बेस्ट मेथड आउट ऑफ इट। आपको क्या करना है, इसमें से बेस्ट ढूंढना है कौन सा है, और बेस्ट क्या होता है ये खुद टेलर ने बताया। बेटा हर वो चीज बेस्ट है जो आपका प्रॉफिट बढ़ाते हैं, हर वो चीज बेस्ट है जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं, हर वो चीज बेस्ट है जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करे, हर वो चीज बेस्ट है जो मोस्ट फिजिबल है, मोस्ट रियलिस्टिक है। सुन लो बेटा, ये बहुत काम की बात है। क्या बोल रहा हूँ मैं, हर वो चीज बेस्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं, हर वो चीज बेस्ट है जो प्रॉफिट बढ़ाने मतलब इनडायरेक्टली मतलब कॉस्ट को कम करते हैं, हर वो चीज बेस्ट है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा दे, हर वो चीज बेस्ट है जो मोस्ट रियलिस्टिक है, मोस्ट फिजिबल है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया रियलिस्टिक या फिजिबल होना क्या चीज होती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पर ही ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, रियलिस्टिक या फिजिबल होना क्या चीज होती है। बाबू मान लो ये 4 ऑप्शन थे मेरे पास, ठीक है, और मुझे समझ में आया कि ना ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ऐड करना मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये मान लो मेरा ये प्रॉफिट भी बढ़ा रहा है, ये मेरी कॉस्ट भी कम कर रहा है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा रहा है, बट ऐड का बजट 5 करोड़ रुपए है और ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये रियलिटी के पास है, क्या ये प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट है? तो आप इसको बोलोगे इट इज नॉट रियलिस्टिक, इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, ये तो कर ही नहीं सकते ना, चलो ये तो रियलिटी के पास ही नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है ये ऑप्शन तो अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना। तो बेटा एक अच्छा मेथड होगा जो 5 गुण रखता है, वो रियलिस्टिक भी तो होना चाहिए, वो फिजिबल भी तो होना चाहिए, प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। समझ में बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर बात, रीड करो और बताओ, मुझे लग रहा है एक और कर पाएंगे आज हम। बेटा नेक्स्ट टेक्निक इज फटीग स्टडी, जो इस टाइम आपको हो चुकी है। बेटा फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग का मतलब होता है थकान। बेटा इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट ह्यूमन फील फिजिकली और मेंटली टायर्ड आफ्टर सम कॉन्टिन्यूस आवर्स ऑफ वर्क, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बेटा कुछ घंटे लगातार काम करने के बाद आप फिजिकली भी और मेंटली भी टायर्ड फील करते हो, और टेलर एडवोकेट करता है रेस्ट इंटरवल। टेलर मैनेजमेंट को कहता है रेस्ट इंटरवल दो, और ये पर्टिकुलर स्टडी 2 बातों से रिलेट करती है, इधर देखना मित्र, टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। बेटा वो मैनेजमेंट को कहता है ये डिसाइड कर लो कितने टाइम का रेस्ट देना है, और ये भी डिसाइड कर लो कितनी बार देना है। बेटा टेलर ने ऐसा एडवोकेट किया ही क्यों, कि रेस्ट इंटरवल की जरूरत ही क्यों है? बेटा टेलर कहता है ये ह्यूमन बीइंग को हेल्प करता है टू रीगेन और रीकूप द स्टैमिना, ये आपके स्टैमिना को रीगेन कर देता है, रीकूप कर देता है। मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर, ये पर्टिकुलर स्टडी मैंने सीए फाइनल में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लगाई है, बहुत ज़्यादा, और मुझे इतने तगड़े रिजल्ट्स मिले आप सोच भी नहीं सकते। और ये कभी जब आप ऐसे लेवल पे जाओगे जहाँ आपको बहुत पढ़ना होगा ना, बहुत हार्डवर्क करना होगा, तो आप लगा कर देख लेना, आपको ऐसे रिजल्ट्स देगा आप सोच भी नहीं सकते। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं क्या करता था, सीए फाइनल में आखिरी के 6 महीने में आपको 16 घंटे पढ़ना होता है, और आप सोच कर देखो 16 घंटे क्या होते हैं। मैं हर 1 घंटे में से 55 मिनट पढ़ता था और 5 मिनट का रेस्ट, हर 1 घंटे में से फिक्स था ही मेरा। मेरी पहली सीटिंग बहुत खतरनाक होती थी, जैसे मैं 4 बजे उठा तो पहली सीटिंग 8-9 बजे तक है, हिलता ही नहीं था, बस उसके बाद एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू। तो वो रीगेन करने की जरूरत है, स्टैमिना को रीकूप करने की जरूरत है, और वो कैसे करता था, मैं 1 घंटे में से 55 मिनट पढ़ता था, 5 मिनट म्यूजिक 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 सुनता था, इतने में मेरा स्टैमिना रीगेन रिकूप हो जाता था, मुझे अगले 55 मिनट की एनर्जी दे देता था।
एक बड़ी सीधी सी बात बोलता हूं मैं, अगर मान लो मैंने 12 घंटे में हर 5 मिनट रेस्ट लिया है तो लगभग 60 मिनट रेस्ट लिया, मतलब 1 घंटा, यानी कि 16 में से मैं 15 ही घंटे पढ़ा। एक आदमी मेरे सामने बिठा दो जो 16 के 16 घंटे पढ़ेगा और मैं 16 में से 15 पढ़ूंगा, यकीन मानना मेरा आउटपुट उससे बहुत ज्यादा होगा। बाबू रेस्ट इंटरवल पता है आपको क्या हेल्प करते हैं? जितनी आप फर्स्ट आवर में जितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे होते हैं ना, उतनी लास्ट वर्किंग आवर में भी उतनी एफिशिएंसी से काम कर रहे होते हो। अगर एम्प्लॉय 7 घंटे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में है ना, और आपने कहा हर 55 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट रेस्ट है, ठीक है, आपने 35 मिनट उसको रेस्ट दिया। एक आदमी से आप 7 के 7 घंटे काम करा लो, उसका आउटपुट कम आएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो आज। वो आखिरी 1 घंटे में काम जरूर कर रहा होगा जिसने रेस्ट नहीं दिया, पर आउटपुट आधे घंटे का भी नहीं देगा आपको, पूरे 1 घंटे काम करेगा। एक टाइम के बाद हमारा भी तो माइंड ऐसे ही हो जाता है, हम पढ़ रहे हैं पूरी रात पढ़ रहे हैं, पेपर है सुबह, जो लास्ट वर्किंग आवर हम पढ़ रहे होते हैं ना, 1 घंटा पढ़ते हैं, आधे घंटे का भी आउटपुट नहीं आता। और सबके साथ होता होगा ऐसा, और ट्राई करके देख लेना ये चीज। मैंने तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, मैं तो इसलिए इतना ज्ञान दे पा रहा हूँ आपको। तो बाबू कहीं ना कहीं हमारा स्टेमिना रीगेन रिकूप हो जाता है, लास्ट वर्किंग आवर तक भी सेम एफिशिएंसी होती है जितने फर्स्ट वर्किंग आवर में होती है। ये हेल्प करता है बेटा रेस्ट। समझ में आ गई टेक्निक? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।